नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारे खास कार्यक्रम दवा जब दारू बन जाए में आपका स्वागत है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि नशा चाहे कोई भी हो, सेहत पर वो काफी बुरा प्रभाव ही डालता है। और अगर नशे की ये लत आपको अपनी आवेश में ले ले तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। या यूं कह लीजिए कि कई दफा ये नशा इंसान का जीवन बर्बाद कर कई घरों को उजाड़ देता है। एक सभ्य समाज में नशा वृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे हम विडंबना ही कहेंगे कि लाख प्रयासों और कोशिशों के बावजूद भी जाम छलकाने वाले नशे के तलबगार जाने अनजाने ही सही अपनी बर्बादी का रास्ता चुन ही लेते हैं। और हैरानी तब और भी होती है जब सस्ते नशे की लत में नशे के ये तलबगार नशे के नित नए तरीके निकाल लेते हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। ये बात तो हम भली भांति सभी जानते हैं कि नशा कैसा भी हो बुरा ही होता है, लेकिन नशा करने वालों को इसकी परवाह कहां। उन्हें तो बस हर कीमत पर नशा करना होता है, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी कर गुजरना पड़े। लॉकडाउन के बाद अब कुछ ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश के जबलपुर में देखने को मिल रहे हैं, जहां युवाओं में सस्ते नशे की लत लग गई है। सस्ते नशे के लिए युवाओं ने जिसे चुना है वो आसानी से मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है, यानी दवा को युवा नशे के तौर पर अब इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आमतौर पर मेडिकल स्टोर पे मिलने वाला ये कफ सिरप खांसी के इलाज में इस्तेमाल होता है, लेकिन संस्कार धानी जबलपुर में इसकी कुछ ज्यादा ही डिमांड है। वजह है नशा। जी हाँ, कुछ लोगों के लिए ये दवा अब दारू का काम कर रही है। लॉकडाउन के चलते जहां शराब महंगी हुई तो कफ सिरप की बिक्री में इजाफा हो गया। शराब से आधी कीमत और नशा ज्यादा होने से बच्चे और युवा सस्ते नशे की गिरफ्त में आ गए हैं। हालांकि इस तरह के सिरप को बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के देने पर रोक है, लेकिन शहर में ये आसानी से मिल रहे हैं। बीते दिनों जबलपुर पुलिस ने नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से भी ये सिरप मिले थे। गोरखपुर में, माड़ोताल में, संजीवनी नगर में और आसपास कई जगह हमने ये मेडिसिन जो नशे के लिए हमारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, शराब की सब्स्टिट्यूट के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस पे हमारी नज़र है और हमने सभी अपने पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया हुआ है और समय समय पर हम इस पे मुखबरी लगाकर धरपकड़ अभियान जारी रख रहे हैं। यानी शहर में सस्ते नशे का कारोबार खूब फल फूल रहा है, लेकिन डॉक्टर्स इसे सेहत के लिए खतरनाक बताते हैं। डॉक्टर्स की माने तो सिरप में पाया जाने वाला कोडीन का ज्यादा इस्तेमाल दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिव कर सकता है। इससे आपको खुशी का एहसास होता है, इसलिए लोग इसे बार बार पीने लगते हैं और नशे के शिकार हो जाते हैं। लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल जान पर भारी पड़ सकता है। कोडीन का नशा आजकल बहुत ही गंभीर रूप ले चुका है। कोडीन लोग खांसी के लिए कम और नशे के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दी जाने वाली बिकने वाली दवाई है। कई जगह रीवा से खबर आई कि कई लोगों ने इसको धंधा भी बना लिया है, जिसमें जैसे दारू के ठेकों से दारू बिकती है, वैसे कई काउंटर से ये कोडीन सिरप बिकती है। मदिरा पान के साथ ले लेते हैं तो काफ़ी खतरनाक इसके साइड इफ़ेक्ट्स दोनों का मिक्सचर लेके देखे जाते हैं। कोडीन के नशे में एक खुमारी सी अगले दिन तक भी रहती है। कोई भी बड़ा काम या कोई भी जिसमें आदमी को कॉन्सेंट्रेट करना है, अपना ध्यान लगाना है, वैसा काम आदमी अगले 1-2 दिन तक नहीं कर पाता। कुल मिलाकर महफिल सजाने और जाम छलकाने वालों के लिए ये सिरप आसानी से उपलब्ध है। यही वजह है कि बच्चों से लेकर युवा सस्ते नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि जिम्मेदार कुछ कड़े कदम उठाएं, ताकि इन युवाओं को इस सस्ते नशे की लत से बचाया जा सके। सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। चलिए, ये रिपोर्ट देखने के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर शहर में किस तरह से सस्ते नशे को लेकर यह धंधा भी फल फूल रहा है और युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोशिश हमारी आज के इस खास कार्यक्रम में यही है कि हम लोगों को और आप दर्शकों को जागरूक कर सकें, इसके पीछे की सच्चाई बता सकें और एक सभ्य समाज में जिसे बिल्कुल कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसे हम दूर करें। जो मेहमान हमारे साथ चर्चा में इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, आपको पहले उनसे उनका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर अमरेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एक चिकित्सक हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अमरेंद्र।
और अखिलेश गौर सर जुड़ रहे हैं जो कि जबलपुर से सीएसपी हैं। सीएसपी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश सर, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले डॉक्टर अमरेंद्र, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा, आपकी टिप्पणी से। आप हमें ये समझाएं, मुझे और मेरे दर्शकों को भी ये समझाएं, अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है कि नशा जो होता है वो एक अलग ही आनंद की अनुभूति देता है। जब भी कोई इंसान नशा करता है, फिर चाहे वो शराब का हो, गांजे का हो, अफीम का हो, किसी भी तरह का नशा हो, एक क्षणिक तौर पर, कुछ समय के लिए, टेम्पररी तौर पर वो एक अलग दुनिया में चला जाता है। उसे आनंद की अनुभूति होती है, अपनी परेशानी, तकलीफ सब कुछ भूल जाता है। लेकिन कफ सिरप जो खांसी में इस्तेमाल होता है, आखिर उससे नशा कैसे होता है? ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, जरा समझाइए। देखिए सर, सबसे पहले मैं एक बात से आपके इत्तेफाक नहीं रखता। नशे से किसी को भी अपनी तकलीफों से निजात नहीं मिलती, मदहोशी होती है। आप उस समय के लिए सुध खो देते हैं। एक बेहोशी के पहले का एहसास होता है, ना आपकी तकलीफें ठीक होती है, ना आपको अच्छा लगता है। जैसे ही नशा उतरता है, उसके बाद आपकी तकलीफें और आपका शरीर दोनों आपके खिलाफ काम करने लगते हैं। नशे में दो किस्म का डिपेंडेंस होता है भाई साहब, एक फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस और एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। मतलब शरीर को नशे की आदत पड़ना और दिमाग को नशे की आदत पड़ना। आप जिस सिरप की बात कर रहे हैं कोडीन, उसमें ये फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों डिपेंडेंस पेशेंट में क्रिएट होता है। बहुत अच्छा आपके एंकर ने बोला कि रिवॉर्ड सेंटर को वो कुछ समय के लिए स्टिमुलेट करता है, कुछ समय के लिए आपको खुमारी, मदहोशी की अनुभूति होती है और उसके बाद आपको इस ओपियोइड एनाल्जेसिक की आदत पड़ जाती है। ये एक नशीला पदार्थ है, इसके डेरिवेटिव्स सारे देशों में बैंड हैं। इसको सिर्फ ड्राई कॉफ के लिए, मतलब ऐसी खांसी जिसमें एक्सपेक्टोरेशन कफ नहीं आ रहा है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे यूज करना है। परंतु लोग जो इसको नशे के लिए यूज कर रहे हैं, वो इसीलिए भी यूज कर रहे हैं भाई साहब कि दारू से 10 गुना ज्यादा ये आपको अपना डिपेंडेंट बनाता है। दारू से आदमी का फिर भी निकलना संभव है, यदि इसकी आदत पड़ गई तो आदमी का उससे निकलना असंभव है। ये आपने बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है डॉक्टर अमरेंद्र। मैं ये भी समझना चाहूंगा कि मन मस्तिष्क पर इसका असर कैसा होता है। जैसा कि आपने बताया कि साइकोलॉजिकली भी ये इफेक्ट करता है और बायोलॉजिकली भी इफेक्ट करता है। ये असर मन मस्तिष्क पर कैसे करता है और क्या बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मिल सकती है मेडिकल स्टोर पर? देखिए सर, फिजियोलॉजिकल का मतलब ये है कि ये हमारे, अगर हम इसको नहीं लेंगे तो हमारे को ठीक से बाउल मूवमेंट्स नहीं होंगे, हमारा बीपी कम या ज्यादा होने लगेगा, हमको घबराहट महसूस होने लगेगी। मतलब इसके बिना हमारे शरीर में ऐसे चेंजेस आएंगे जिसके बिना हमारी दिनचर्या रोज की नहीं चल सकती है। और साइकोलॉजिकल का मतलब इसको लिए बिना हमें अच्छा नहीं लगेगा। अब जो साइकाइट्रिस्ट हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, वो साइकोलॉजिकली तो पेशेंट को काउंसिल करके ट्रीट करते हैं, बट कितनी भी दवाइयां देने से कई बार जो लत लग जाती है इस दवाई की, इसके बिना किसी को सुबह मोशन क्लियर नहीं होते, या इसके बिना किसी को खाना खाते नहीं बनता, या इसके बिना किसी का बीपी ठीक नहीं रहता। तो इस तरीके के जो डिपेंडेंस ये दवाई करा देती है, जो दारू में बहुत दिन बाद होते, मदिरा पान में अल्कोहल डिपेंडेंस कई सालों लगातार लेने के बाद होता है, इसमें इमीडिएटली होता है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के भाई साहब ये बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए, अपन भारतवर्ष में रह रहे हैं, पुलिस अपना बेस्ट काम कर रही है, ये पुलिस प्रशासन का काम नहीं है। ये हायर लेवल से जहां से ये कॉफ सिरप बनाने की परमिशन फार्मास्यूटिकल्स को मिल रही है, सिर्फ कोडीन नाम की फाइजर की एक कंपनी आती है, बट बहुत सारी ऐसी कॉफ सिरप है जो जिसमें कोडीन के अलावा भी 10 चीजें मिला दी उनने, मगर कोडीन भी है, कोरेक्स है, और बहुत अभी मेरे को ऑफहैंड नाम याद नहीं आ रहे। तो कोडीन सिर्फ नहीं है, बाकी चीजें भी हैं, पर कोडीन भी है। तो लोग उसको कॉन्सेंट्रेट करके या 4 सिरप एक साथ पी जाते हैं उतने नशे के लिए। तो जिन चीजों में कोडीन है उनको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कतई नहीं मिलना चाहिए। मगर मेडिकल इमरजेंसी यहां आएगी कि जिसको बेचारे को ड्राई कॉफ हो रही है, जो लगातार खांसता जा रहा है 100 में से एक, जिसको सही में कोडीन की जरूरत है, यदि उसको कोडीन ना मिले तो भी तकलीफ। तो कुछ सेंटर्स बनाए जाएं जहां पे ये कोडीन मिले, हर सेंटर में ये अवेलेबल ना कराया जाए। जैसा नार्कोटिक ड्रग्स का हम लोग एक रिकॉर्ड पूरा का पूरा रखते हैं, वैसा रखना पड़ेगा। क्योंकि कुछ दिन पहले आप नेट पे देखेंगे, नार्कोटिक विभाग ने पूरे देश में छापे मार के ये कोडीन की पूरी खेप को जब्त किया था। वो अपना बेचारे काम कर रहे हैं, बट जब तक मार्केट रहेगा, खरीदने वाले रहेंगे, जब तक सप्लायर रहेगा, बेचने वाले रहेंगे, जब तक परमिशन रहेगी कि आप कॉफ सिरप में कोडीन मिलाते रहें, तो बेचारी पुलिस कहां तक इसमें मेहनत करेगी? आप बताइए ना, उनकी क्या गलती है इसमें? बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर अमरेंद्र। और ये अब मैं समझ चुका हूं, दर्शक भी हमारे समझ चुके हैं कि आखिर ये असर कैसे करता है मन मस्तिष्क पर, फिर चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, और अलग अलग तरीके से इसका कारण क्या, युवा कैसे इसकी चपेट में आ रहे हैं, इसके क्या घातक परिणाम हो सकते हैं। मैं आऊंगा आपके पास। अखिलेश गौर जी, सीएसपी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या कारण आप मानते हैं कि एकाएक लॉकडाउन जब खुलता है, लॉकडाउन के बाद अचानक से संस्कारदानी जबलपुर जैसे शहर में
इस तरह का सस्ता नशा फल फूल रहा है और युवा इसकी ज्यादातर चपेट में आ रहे हैं। बीते दिनों आपने नशे के सौदागरों को भी आपकी टीम ने गिरफ्तार किया, क्या कारण मानते हैं आप? दीपक जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। और ये जो नशे की आप बात कर रहे हैं, खासकर युवाओं में जो सस्ता नशा जो बढ़ रहा है, पिछले 1.5 वर्षों में हमने देखा है कि एकमात्र मेडिकल की दुकानें ही खुली रही है पूरे लॉकडाउन के दौरान, और जो बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाली दवा है और कम रेट में उपलब्ध होने वाली दवा है। तो युवाओं के लिए ये एक ऐसा माध्यम है जो कहीं पर भी किसी भी दुकान से खरीद के ये नशा कर सकते हैं, जिस पर कोई रोक टोक नहीं है। ये बात अलग है कि हमारी पुलिस की विभाग की टीम और ड्रग की टीम ने लगातार इस पर रेड डाली है और कार्रवाइयाँ की है, लेकिन यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि इस पर निगरानी तंत्र एक स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है, जो ये निर्धारित करे कि ये कहाँ, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कहाँ से बिकनी चाहिए और कहाँ से नहीं बिकनी चाहिए। अभी आप देखेंगे शहर के बाहर चारों तरफ रिंग रोड और बाईपास बन रहे हैं बड़े बड़े, ये हॉट स्पॉट्स हो गए हैं ऐसी ब्लैक मार्केटिंग के लिए, ऐसी दवाइयों के। जैसे जबलपुर के आसपास आप देखेंगे बाईपास 4 लेन जो बने हैं, वहाँ से रीवा शहडोल की तरफ रात में कई बार बड़ी मात्रा में ऐसी कफ सिरप आती हैं। और रिसेंटली हम लोगों ने अभी गोहलपुर, बरेला, माड़ोताल, यहाँ पर लगातार बड़ी मात्रा में कफ सिरप पकड़ी है। तो ये युवा इन हॉट स्पॉट्स को पहचान रहे हैं और बड़ी मात्रा में इसकी शराब के रूप जैसे तस्करी होती है, सेम वैसी तस्करी इसकी भी हो रही है। तो आने वाले समय में हम पुलिस विभाग की तरफ से भी हाईवे पेट्रोलिंग का एक इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो मेडिकल पर जिस तरीके से ये बिक रही है, उस पर कोई ना कोई निगरानी तंत्र ज़रूर हो। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं सर, चाहे हम अपराधी के अपराध करने के तरीके की बात करें या फिर नशे के जो सौदागर, जो नशे के तलबगार हैं, उनके नशे करने के तरीक़ों को हम बात करें, हमेशा बदलते हैं। पुलिस के लिए ये हमेशा एक शुरू से चुनौती रही है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि अब युवा ये भी समझ रहे हैं कि ये एक सस्ता नशा है, शराब से सस्ता है और इसमें ज़्यादा पकड़े जाने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चैलेंज है। आपकी टीम, पुलिस की टीम कैसे इन सारी चीज़ों पर इनपुट्स के जरिए नज़र रख रही है और कैसे पुलिस की टीम कोशिश कर रही है कि ये सस्ता नशे का जो कारोबार फल फूल रहा है, ये आगे चल के कोई घातक रूप ना ले ले? ये सवाल हम लोगों के जहन में भी रहता है कि इस पर कैसे निगरानी रखी जाए। कुछ शहर में, हर शहर में कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन दवाओं को या इस प्रकार के जो प्रतिबंधित दवाएं हैं या जो प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली दवाएं हैं, उनको बड़ी सरलता से एक जगह केंद्रित करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे मुखबिर तंत्र, खासकर युवाओं के रूप में ही ऐसे हम लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को अपनी टीम में शामिल किया है जो समाज के अंग हैं और जो उन्हीं मोहल्लों में रहते हैं जहाँ से ये दवाएं बिकती हैं। तो उन लोगों की सहायता से हम इन लोगों पर नज़र रखते हैं और उसी आधार पर हमें सफलता भी प्राप्त होती है। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यह है कि एक सामाजिक बुराई नहीं है। लोग कफ सिरप के रूप में घर में लाते हैं, प्रायः परिवार यह मानता है कि बच्चे को खांसी है या बुखार है, इस तरीके की दवाएं वो घर में आती भी हैं तो उसको कोई रोका टोकी नहीं है। तो ये एक बड़ी आपत्तिजनक चीज़ है कि घरों में दवाई आ रही है लेकिन उसके बारे में पूछा नहीं जा रहा है कि ये नशे के रूप में आ रही है या दवाई के रूप में आ रही है। तो इसके लिए एक सामाजिक जागरूकता का भी हम प्रयास कर रहे हैं, लोगों के अंदर हम जागरूकता ला रहे हैं कि ये दवाइयाँ युवाओं को, इवन युवक ही नहीं, युवतियाँ भी, हमने पाया है कि कुछ युवतियाँ भी इस मामले में संलिप्त पाई गई हैं, जिन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। तो ये एक बड़ी मात्रा में आने वाले समय में पूरे समाज के लिए चैलेंज है। वाकई आप बड़ी बात कर रहे हैं अखिलेश जी, और समझ सकते हैं हम कि बड़ी संख्या में युवा तो चपेट में आ रहे हैं और उसमें युवतियां भी शामिल हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर अमरेंद्र, आपसे अब मैं ये समझना चाहूँगा, इससे पहले आपने बताया कि किस तरह ये पूरा जो नशा है वो होता है, इसके क्या तरीके होते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को ज़रा अच्छे से ये भी समझा दें कि धीरे धीरे ही सही, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन जो युवा पीढ़ी सस्ते नशे की चपेट में आ रही है, सस्ता नशा कर रही है, इसके डिमेरिट्स, इसका नुकसान क्या है, किस तरह से आपके शरीर को या मेंटली, फिजिकली आपको तबाह कर रहा है, एक तरह से आपके आने वाले भविष्य को खत्म कर रहा है, ये इस पर आप प्रकाश डालिए।
देखिए, आपने बहुत ही शानदार तरीके से अभी अपनी बात को रखा कि आपके आने वाले भविष्य को बर्बाद कर रहा है। जैसा मैंने बताया, युवा वो समय रहता है जिस समय आपको अध्ययन करने का, पढ़ाई करने का, कॉन्संट्रेट, भले ही आप नौकरी में हो, आपके वो ग्रोइंग ईयर्स, डेवलपिंग ईयर्स होते हैं। उस समय आप इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप 1-2 दिन खुमारी में रहें, ध्यान ना दे पाएँ, आपकी पढ़ाई 3-4 दिन की चली जाए। तो इसके लिए आपका कोई दोस्त या आपका कोई जानने वाला यदि आपको बोला, अरे कुछ नहीं है भाई, ये दवाई है, ये लेके देख लो। दवाई का मतलब ही होता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देना। मैं यहाँ पे एक पॉइंट और लाना चाहूंगा, अगर आप इसकी चपेट में आ भी गए हैं तो घबराइए नहीं। हम डॉक्टर्स के पास आपको इससे निकालने की भी दवाई है, वो मैं ऑनलाइन नहीं बोलूंगा साहब, क्योंकि उसको ऐसे ही नहीं लिया जाता, वजन के हिसाब से, मरीज के बिहेवियर के हिसाब से दिया जाता है। ये काम छुड़वाने का साइकाइट्रिस्ट का है, मनोवैज्ञानिक का है। हमारे जबलपुर शहर में 20 के ऊपर बहुत अच्छे साइकाइट्रिस्ट हैं। और मान लो आपको मनोवैज्ञानिक नहीं पता, तो आप किसी भी एमबीबीएस के ऊपर के डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको गाइड करके मनोवैज्ञानिक के पास भेजेंगे। बट जैसे ही पता चले कि आप इसकी लत में आ रहे हैं, वैसे ही आप मनोवैज्ञानिक के पास जाएं। अब हम आखिरी बात बताते, लत को आप कैसे पहचाने। कई लोग रोज नहीं पीते कोडीन, कई लोग हफ्ते 10 दिन में एक बार या ज्यादा थक गए तो पीते हैं, मगर ऐसी आदत बढ़ते बढ़ते आज से 2-3 साल बाद वो रोज पीने वाले बन जाएंगे। जैसा हमारे पुलिस विभाग के साहब ने हमें बताया, बहुत ही शानदार बात बताई कि हमारा जो ये सिरप है, अगर बच्चे के पास भी मिले तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये दवाई की कैटेगरी में आता है। मैंने प्रॉब्लम बता दिया, मैं सिर्फ 2 सेकंड लूंगा सोल्यूशन बताने के। अभी आपने देखा कि कैसे हमारे देश में टीकाकरण 100% ऑनलाइन हुआ, 100% उसका पंजीकरण आज तक हो रहा है। वैसे ही कोडीन का जो सेल है, जहां से वो बिक रहा है कोडीन, वहां आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करिए, मरीज का नाम और आईडी अपलोड करिए, और आपने कितने डोज कितने दिन के दिए अपलोड करिए। जब आप ये करेंगे तभी आपको नया कोडीन का सिरप दिया जाएगा, और इससे एक बार में निगरानी हो जाएगी। जिसको ये सब नहीं करना, वो कोडीन ना बेचे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कोडीन सरकारी संस्थाओं से, अस्पतालों से हमेशा बिकते रहेंगे। तो आप जहां भी पॉइंट ऑफ सेल है कोडीन का, यदि वहां पे ये नियम बना देंगे कि हर बोतल जो कोडीन की बिक रही है वो अकाउंटेड फॉर हो रही है ऑनलाइन, तो ये बदमाशी अपने आप कम हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। और जो लोग बिना डिक्लेयर किए कॉफ सिरप में कोडीन मिला रहे हैं, या कोडीन की कोई एक मात्रा डिक्लेयर कर रहे हैं और ज्यादा कोडीन मिला रहे हैं, ऐसे लोगों को उसी तरीके से रासुका लग के सजा होनी चाहिए जैसे रेमडेसिविर की दलाली करने वालों को हुई थी। तभी लोगों को यह समझ में आएगा कि ये कितनी गहन और खतरनाक चीज है। इससे जिंदगियां तबाह हो जाती हैं पूरी की। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है डॉक्टर अमरेंद्र। एक तरह से हमें इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना चाहिए। कोडीन की जो बॉटल है वो कब परचेज की गई है, किसे बेची गई है, इसकी एक तरह से ऑनलाइन मॉनिटरिंग अगर हो तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक हम इस पर अंकुश लगा सकते हैं। मैं ये भी एक छोटा सा सप्लीमेंट सवाल है आपसे डॉक्टर अमरेंद्र, ये भी ज़रा बताइए कि ठीक है, जैसा आपने बताया कि शुरुआत धीरे धीरे ही सही है, दोस्त यार मित्र पहले आपको एक तरह से प्रोत्साहित करते हैं, उसके बाद आप चपेट में आते हैं, धीरे धीरे आप थोड़े से अमाउंट में लेते हैं और देखते ही देखते खतरा बढ़ने लगता है, आप नशे की लत में आ जाते हैं। इसका गहरा इम्पैक्ट कितना हो सकता है? क्या किसी इंसान की मौत भी हो सकती है इससे? इसको पीयर प्रेशर बोलते हैं। अपन जब छोटे थे तो अपन एक ऐड दिखते थे, सिगरेट का आता था, विद अ सिगरेट इन माय हैंड आई फेल्ट लाइक अ मैन, उसका टाइटल होता था कि सिगरेट पी के मुझे आदमी जैसा महसूस होता था। वैसे ही ये दोस्तों से जब नशा चालू होता है, इसके बाद सुसाइडल टेंडेंसीज, डिप्रेशन में जाना, कई बार नशे की लत में लोगों ने अपने नशे के खुमारी में अपने माँ बाप को मारपीट करी है, नशे का पैसा नहीं है तो घर में चोरी करी है, घर का सामान उठा के बेच दिया है, कोई आपको नशे के लिए आपका दोस्त रोक रहा है या मना कर रहा है उसके साथ मारपीट कर दी है। तो ये तो आपको पुलिस विभाग बताएंगे कि ऐसे कितने क्रिमिनल केसेस होते हैं। बट हम लोग जब नशे के लोगों को, मैं साइकाइट्रिस्ट नहीं हूं तो मैं और डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, नेक्स्ट टाइम एक साइकाइट्रिस्ट से कनेक्ट करूंगा, मगर हमने अपने अस्पतालों में, अपने ओपीडीज में देखा है कि जो ये नशे के आदि युवक युवतियां या कोई भी व्यक्ति होता है, उसको हम दूर से पहचान सकते हैं। उसके चेहरे पे एक अलग टाइप का लुक रहता है, एक अलग टाइप का बिहेवियरल पैटर्न रहता है। आप अपने आप को कितना भी होशियार समझें, आप एक बार ये नशा करना चालू करेंगे, आपके चेहरे पे से तेज हट जाएगा, आपके रिलेशनशिप सारे खत्म हो जाएंगे, माँ बाप से, दोस्तों से, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे या आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। अखिलेश गौर जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्योंकि पुलिस के लिए भी एक चैलेंज तो होता है, ठीक है, अपराधी को पकड़ने का काम और अपराध को रोकने का काम हमारी पुलिसिंग का होता है, लेकिन चैलेंजेस कई सारे होते हैं, चुनौती कई सारी होती है। और रही बात प्रिस्क्रिप्शन की, जैसा कि डॉक्टर अमरेंद्र ने बताया, तो इन दिनों तो कई झोला छाप डॉक्टर्स भी सक्रिय हैं जो किसी भी तरह से एक फेक फर्जी प्रिस्क्रिप्शन बना देंगे और आप उस पर कुछ कर नहीं सकते। पुलिस के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होता है? और दूसरा, इसे रोकने के लिए आप क्या कारगर तरीका मानते हैं? अवेयरनेस प्रोग्राम या लोगों को जागरूक करना, क्या तरीका हो सकता है इसकी रोकथाम के लिए?
दीपक जी देखेंगे आप, ये वास्तव में छोटी चुनौती नहीं है, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम जिस प्रकार से अपराधियों को पकड़ते हैं, इन अपराधियों की उम्र 18 वर्ष से कम होती है। और हमारे लिए एक चैलेंज ये भी है कि इनको कैसे सुधारा जाए, क्योंकि अगर अपराधी नाबालिग है तो हमें विशेष कानून के तहत उसके साथ ट्रीट करना पड़ता है, उसके साथ वैसा बिहेव करना होता है। और कई बार जब हम जो बालिग अपराधी होते हैं, नाबालिग अपराधियों को तो हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन जब बालिग अपराधी हम लेकर आते हैं तो देखते हैं कि ये पुलिस थाने के अंदर भगदड़ मचाते हैं, ये अपना सिर दीवारों पे मारने लगते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक बड़ी गंभीर चुनौती है। रही बात निगरानी की, कि जैसे आपने कहा ये फर्जी प्रिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं, तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि जैसे हम जनरली कोई भी, ये सामान्य दवाई है नहीं, ये जनरली मतलब खांसी एक ऐसी बीमारी है जिसमें कफ सिरप का प्रयोग किया जाता है, और खांसी के लिए पर्टिकुलर सेंटर्स बनाए जाने चाहिए, वहीं से ये दवाइयाँ मिलें। अगर ऑनलाइन भी ये बिक्री शुरू हुई तो फर्जी बिल बहुत सारे तैयार किए जा सकते हैं। आजकल आप देखेंगे बहुत ऑनलाइन फ्रॉड भी हो रहा है, लोग फर्जी चेक तक बना ले रहे हैं। तो एक मेडिकल का प्रिस्क्रिप्शन बनाना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, इसलिए ये बहुत ही रेगुलेटेड होना चाहिए, रेगुलेटेड हो। ऑनलाइन में तो और मुझे लगता है कि इसमें और आसानी से ये उपलब्ध हो जाएगी और लोग बड़े इजीली इसको स्वीकार कर सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए अखिलेश जी आप क्या कारगर तरीका मानते हैं? मेडिकल शॉप्स पर इस तरह का सस्ते नशे का कारोबार ना फैले, इसकी रोकथाम के लिए, इसे रोकने के लिए क्या कारगर तरीका मानते हैं आप? इसके लिए सबसे सीधा सा तरीका है कि इसके प्रोडक्शन से लेकर डिलीवरी तक की चेन हमें पूरी मॉनिटरिंग करना पड़ेगी। खासकर ऐसे जैसे अगर मान लीजिए 100 बॉटल का प्रोडक्शन हो रहा है कप सिरप की, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर हुआ, इसकी पूरी ऑडिटिंग लास्ट डिलीवरी पॉइंट तक होनी चाहिए। अभी ये हो रहा है कि मेडिकल शॉप में इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती। वहाँ जनरली एक टीम बनी है जो ड्रग इंस्पेक्टर के नेतृत्व में होती है, उस टीम द्वारा सारी मेडिकल शॉप्स की ऑडिटिंग होनी चाहिए कि आपके द्वारा कितनी कप सिरप से ली गई हैं और कितनी किसको बेची गई हैं। बिल्कुल। तो कप सिरप बेचते समय आपके पास आईडी, जैसे हम सिम लेते हैं उस समय आईडी होनी चाहिए, इस प्रकार की आईडी होनी चाहिए, और जो 18 वर्ष से ज़्यादा के व्यक्ति को ही दी जानी चाहिए। नाबालिग बच्चे को किसी भी रूप में ये उपलब्ध ना कराई जाए, ये एक कारगर तरीका होगा। हमारी कोशिश यही थी इस चर्चा के जरिए कि हम एक अलग अलग पहलुओं पर चर्चा कर सकें और आपको समझा सके कि आखिर कैसे ये पूरा नशा काम करता है और इसका धीरे धीरे ही सही लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट या हम कहें घातक परिणाम आने वाले वक्त में, आने वाले भविष्य में किस तरह से आपकी जिंदगी को, आपके घर को तबाह कर सकते हैं। ये हमारी कोशिश थी। अखिलेश गौर सर, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर अमरेंद्र, क्षमा चाहूंगा शायद कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, लेकिन आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को और हमें दी है कि कैसे ये पूरा जो सस्ता नशा है लेकिन कप सिरप का काम करता है और इसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं, इसकी रोकथाम के लिए और क्या तरीके हो सकते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन पेरेंट्स की, उन पालकों की भी होती है कि वो अपने बच्चों को ट्रैक करें, बच्चों का ख्याल रखें कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और उनकी जो भी गतिविधियां हैं, डेली एक्टिविटीज़ हैं, आप उन पर भी ध्यान रखें, क्योंकि समाज की, पालकों की, आपकी, हमारी जिम्मेदारी है। हम अवेयरनेस प्रोग्राम तो चलाने की बात करते हैं, लेकिन शुरुआत घर से होती है, इनिशियल स्टेप से होती है, तभी इस तरह के हम सस्ते नशे के कारोबार को रोक पाएंगे। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।